रेल, वो महान एलीट सोल्जर जो डेविल्स रेन फॉरेस्ट से बिना एक खरोच के बाहर आया था, अब इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हो चुका है और सरकार उसे अभी से शादी करने के लिए मजबूर कर रही है। ऑफिसर चिल्लाता है, जल्दी चुनो, पैर घसीटना बंद करो। क्या कोई दिक्कत है? मुझे घूरने की हिम्मत भी मत करना। अच्छा, तो तुम पीछे हटना चाहते हो? ठीक है, ऑफिसर धमकी देते हुए कहता है। आज तुम्हें 2 चुननी होंगी, 2 औरतें चुनो, वरना मेरी ये ब्लेड बात करेगी। दाक्षिया एम्पायर में सालों की जंग ने ज्यादातर मर्दों को खत्म कर दिया है। सरकार अब बदनाम नोबल परिवारों की औरतों को कुंवारे मर्दों को सौंप रही है ताकि डबल हेड टैक्स वसूला जा सके और पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके। सोया गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज, अगर मुझे किसी ने नहीं चुना तो मुझे प्लेजर हाउसेस भेज दिया जाएगा, और अगर नौबत वहां तक आई तो मैं मरना पसंद करूंगी। शेल्टर रिवॉर्ड मिला और इन्वेंट्री स्पेस अनलॉक हो गया। ये गवर्नमेंट इशूड वाइफ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है बल्कि रिवॉर्ड्स भी दे रही है। रेल सोचता है कि यही वो लड़की है, लेकिन उसे 2 चुननी है तो एक और ढूंढनी होगी। ऑफिसर जानबूझकर उसे निशाना बना रहा है। रेल ने उसका क्या बिगाड़ा है? या शायद रेल इस आदमी के लिए जरूरत से ज्यादा गुड लुकिंग है। ब्रिन, अपीयरेंस स्कोर 91%, अफेक्शन रेटिंग 20%, रिवॉर्ड्स में बेसिक हंटिंग स्किल और बेसिक बीस टेगिंग स्किल मिली। 0 रिस्क, प्योर प्रॉफिट। वो दूसरी पत्नी है। ऑफिसर मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने सही चुनाव किया है। टैक्स के दिन में अब सिर्फ आधा महीना बचा है। हम हर सिर के हिसाब से गिनती करेंगे, तो कमी मत होने देना, वरना मैं बिना किसी रहम के कानून लागू करूंगा। अंदर जाओ। दिन के उजाले में ये दोनों अंदर आ जाती हैं। रेल सोचता है कि ये भी एक और मर्द है जिसके दिमाग में बस एक ही चीज है। दोनों औरतें वेस्टरूम ले लेती हैं। घर बिल्कुल खाली है। रेल शिकार के लिए बैक माउंटेन की तरफ निकल जाता है। ये धनुष काफी पुराना और बेकार है। उसके ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले इस्तेमाल की गई AK राइफल के मुकाबले तो कुछ भी नहीं, लेकिन काम चल जाएगा। क्या तुमने वो तीर देखा? सिर्फ एक लकड़ी के धनुष से टहनी को बिल्कुल साफ काट दिया। ऐसी एक्यूरेसी। रेल सोचता है कि अगर मैं आर्मी में होता तो कम से कम 1 सेंचुरियन जरूर होता। रेल कहता है, तुम दोनों आराम करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। वो इन्वेंट्री स्पेस स्किल वाकई कमाल की है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। जेड चिल्लाती है, रेल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज मुझे ऊपर खींचने के लिए कुछ ढूंढो। रेल कहता है, इसे पकड़ो, यहाँ बहुत ठंड है। तुम इस पहाड़ पर अकेले क्या कर रही हो? जेड कहती है, मेरी माँ बीमार है, डॉक्टर और दवा के लिए पैसे नहीं हैं। घर का अनाज ग्रेन टैक्स के लिए बचाना है। मैं यहाँ अपनी किस्मत आजमाने और कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने आई थी, लेकिन किसे पता था अल्टीमेट हंटिंग स्किल के साथ हीलिंग आर्ट्स, कल्टीवेशन और स्मिथिंग, ये लड़की तो चलता फिरता जैकपॉट है। जेड पूछती है, रेल, क्या तुम शिकार पर जा रहे हो? क्या मैं साथ आ सकती हूँ? मैं ताकतवर हूँ, तुम्हारा सामान उठा सकती हूँ। बस मुझे 10% हिस्सा दे देना। मैं अपनी माँ के लिए असली खाना चाहती हूँ, शायद इससे वो जल्दी ठीक हो जाएं। रायल सोचता है कि क्या ये पागल है? अगर वो इसके जैसी किसी लायबिलिटी को साथ ले गया तो इन्वेंट्री स्पेस इस्तेमाल करना बहुत रिस्की हो जाएगा। रायल कहता है, इसे पहनो और घर जाओ। अगर मुझे कुछ मिला तो मैं भिजवा दूंगा। जेड कहती है, लेकिन तुम्हारे पास रेन केप नहीं है, तुम जम जाओगे। रेल जवाब देता है, मेरे पास पैडेड कोट है। केप बर्फ के लिए होती है और अभी बर्फ नहीं गिरने वाली। यहां खड़ी मत रहो, अभी घर जाओ। जेड कहती है, रेल, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने ये सब आधे दिन में हासिल कर लिया। रेल कहता है, बस किस्मत थी। नदी का एक हिस्सा मिल गया जो अभी जमा नहीं था। जानवर वहां पानी पीने आते हैं। आज रात ये चिकन बनाते हैं। सोआ कहती है, हमें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन फिक्र मत करो, मैं सीख लूंगी। मुझे कढ़ाई, बुनाई और खेती आती है। मैं तुम्हें पीछे नहीं रहने दूंगी। रेल सोचता है कि एक नोबल लेडी जिसने अपनी जिंदगी में कभी बर्तन नहीं छुआ। रेल कहता है, आज रात खाना मैं बनाऊंगा। और सिर्फ इसी बात से अफेक्शन रेटिंग बढ़ जाती है। किल्म फायरिंग स्किल के साथ वो अपनी ईंटें बना सकता है और एक असली घर खड़ा कर सकता है। अब इस मिट्टी के झोपड़े में रहने की जरूरत नहीं। अब घर के हालात की बात करते हैं। ग्रेन टैक्स 15 दिनों में देना है, 100 पाउंड प्रति व्यक्ति। उनके 3 लोगों के परिवार पर 300 पाउंड का कर्ज है, लेकिन घर में सिर्फ 50 पाउंड अनाज बचा है। रेल को अगले कुछ दिनों में जमकर शिकार करना होगा और शहर में मांस के बदले अनाज लेना होगा। 300 पाउंड भी काफी नहीं है। खबर है कि सरकार ने इस साल तराजू बदल दिए हैं। टैक्स के तराजू पर 1 पाउंड अनाज सिर्फ 8 आउंसेस ही दिखता है। उन्हें कम से कम 37.5 पाउंड अनाज चाहिए होगा।
वरना वो ऑफिसर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये भ्रष्ट अधिकारी कितने बेशर्म हैं। बाजार का भाव 30 सिक्के प्रति पाउंड अनाज है, मांस 100 सिक्के पाउंड बिकता है। नुकसान को जोड़कर उसे कम से कम 200 पाउंड मांस का शिकार करना होगा ताकि अनाज के लिए सौदा हो सके। आगे का रास्ता लंबा है। सोआ कहती है, आज रात मैं तैयार हूं। रियल कहता है, मेरे लिए इतना काफी है। मेरा नियम है कि जो खाना बनाता है वो बर्तन नहीं धोता। तो मैं अपने कमरे में जाकर आराम करूंगा, सोचती है। उसे हम में कोई दिलचस्पी नहीं लगती। अगर वो हमें नहीं चाहता तो क्या हम चैन से रह पाएंगी? ब्रिन कहती है, वो एक अच्छा और काबिल इंसान है। हमारी किस्मत अच्छी थी। रेल जेड के घर पहुंचता है। जेड पूछती है, रेल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेल कहता है, मैंने कल मांस लाने का वादा किया था। मामा वंग कैसी हैं? रेल अंदर जाकर कहता है, मामा वंग मैं आपको देखने आया हूं। जेड बाद में आपके लिए शोरबा बना देगी। मैं शहर जाकर देखता हूं कि क्या कोई जड़ी बूटियां मिल सकती हैं। तभी बाहर कोई आहट होती है। रैल चिल्लाता है, कौन है वहां? स्कैब, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? स्कैब कहता है, बड़ी बात क्या है, मैं बस थोड़ा सा मांस ले रहा हूं। रेल उसे पटक देता है। स्कैब चिल्लाता है, रेल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे गिराने की? रेल धमकी देता है, यकीन मानो मैं ये ब्लेड अंदर डालूंगा और खून से लाल बाहर निकालूंगा। तुम मुझसे चोरी करते हो और फिर ऐसे बर्ताव करते हो जैसे ये जगह तुम्हारी है। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? स्कैब गिड़गिड़ाता है, मैं जो मुझे चाहिए वो मेरा है, मर जाओ तुम। रैल उसे मारता है। स्कैब कराहता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरी पीठ। रायल कहता है, स्कैब हर वो अनाज जो तुमने मुझसे छीला है, हर वो सिक्का जो तुमने ब्याज के साथ चुराया है, कुल 1000 सिक्के होते हैं। कल मेरे घर लेकर आना। अगली बार मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जेड कहती है, बहुत शुक्रिया रायल, वो सालों से हमें परेशान कर रहा था, हमारा कोई रक्षक नहीं था। रायल सलाह देता है, तुम्हें अपने आंगन की दीवार पर कांटे लगा देने चाहिए, वरना वो कभी भी चढ़कर आ सकता है और ये सेफ नहीं है। जेड कहती है, समझ गई, मैं अभी इंतजाम करती हूं। बाजार में कैंडीड हॉथॉर्न बिक रहा है। रेल एक आदमी को रोकता है, सुनिए जनाब, आप जरूर इस हवेली के मालिक होंगे। आपके चलने का अंदाज किसी बड़े आदमी जैसा है। आदमी कहता है, मैं तो बस एक मामूली एस्टेट स्टीवर्ड हूं। और तुम कौन हो? रेल मक्खन लगाते हुए कहता है, अच्छा तो आप ही स्टीवर्ड हैं। आपके अंदाज से ही पता चल गया था। मुझे लगा आप यहाँ के लॉर्ड हैं। माफी चाहता हूँ, मुझे आपका नाम नहीं पता। आदमी कहता है, मेरा नाम जूथरॉन है। तुम काफी तेज हो बच्चे, तुम्हारी जुबान में जादू है। तुम क्या चाहते हो? रेल कहता है, मैं कुछ दिन पहले पहाड़ों में शिकार करने गया था। किस्मत अच्छी थी और एक रोडियर हाथ लग गया। क्या एस्टेट इसमें दिलचस्पी लेगा? थीरोन कहता है, रोडियर, मुझे देखने दो। हाँ, एस्टेट को इसकी जरूरत पड़ सकती है। तुम्हारी कीमत क्या है? रेल कहता है, रोडियर कोई मामूली मांस नहीं है। जब इसे पकाते हैं तो खुशबूदार शोरबा बनता है। बाजार में इसकी कीमत 150 सिक्के पाउंड है। यहाँ लगभग 40 पाउंड है। मैं तुम्हें कुल 5000 सिक्के दूंगा। कैसा रहेगा? थेरन कहता है, बहुत महंगा है, ज्यादा से ज्यादा 4000। रेल दांव खेलता है, और अगर आप वाकई खरीदने के लिए सीरियस हैं तो मैं इसे एस्टेट को 7000 में बेचूंगा। थेरन भड़कता है, तुम खेल खेल रहे हो बच्चे। 5000 की चीज 7000 में? तुम्हें लगता है थेरन बेवकूफ है? रेल समझाता है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको पर्सनली 5000 में बेच रहा हूं। एस्टेट 7000 चुकाएगा। आप 7000 निकालिए और मुझे दीजिए। रोडियर आपका हुआ और बाकी बचे 2000 आपकी हैंडलिंग फी है। क्या कहते हो? थेरन खुश होकर कहता है, पैसा पहाड़ों को भी हिला सकता है। ये सच कभी पुराना नहीं होता। ये लो 5000 सिक्के। रोडियर मेरा हुआ और बाकी 2000 पहले ही हिसाब में लिख लिए गए हैं। रेल उसे कुछ और देता है। थेरन, ये खरगोश मैंने कल पकड़े थे, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। आगे और भी बिजनेस करेंगे। थेरन कहता है, तुम खेल खेलना जानते हो बच्चे, तुम बहुत आगे जाओगे। रेल कहता है, शुक्रिया थेरन, मुझे कुछ पुराना अनाज भी खरीदना है, तो अब मैं चलता हूं अनाज की दुकान पर। रायल पूछता है, बॉस आप पुराने अनाज को नए के साथ क्यों मिला रहे हैं? नया अनाज कहाँ है? दुकानदार कहता है, सब पुराना स्टॉक है। बिजनेस और कैसे चलता है? लेना है तो लो, वरना चलते बनो। राहुल कहता है, पुराने अनाज के लिए नए अनाज के दाम लेना सही नहीं है ना? दुकानदार चिल्लाता है, बाहर निकलो यहां से। अगर औकात नहीं है तो जाओ। इस साल बहुत ठंड और सूखा था, फसल खराब हुई है। शुक्र मनाओ कि थोड़ा अनाज मिल भी रहा है। बड़बड़ाना बंद करो और दफा हो जाओ। तभी ऑफिसर ड्रैक्स आता है। अरे देखो तो कौन है?
दुनिया कितनी छोटी है ना? एक अनाज की दुकान पर क्या कर रहे हो? मत कहना कि घर का खाना खत्म हो गया है। ग्रेन टैक्स में अभी आधा महीना बचा है, रेल कहता है। उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए ऑफिसर, एक दाना भी कम नहीं होगा। ड्रैक्स कहता है, अभी भी वही तेज जुबान। लगता है पिछली बार थ्रेसिंग ग्राउंड में तुमने कुछ नहीं सीखा। कोई है? मुझे खबर मिली है कि ये आदमी एक टर्किश स्पाई होने के शक में है जो मिलिट्री इंटेलिजेंस चुराने आया है। इसे पूछताछ के लिए ले चलो। सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। रेल पूछता है, आप मुझे टर्क स्पाई कह रहे हैं? आपके पास सबूत क्या है? ड्रैक्स हंसता है, सबूत? मेरी जुबान ही सबूत है। लोग बातें करते हैं कि ये वाकई सबूत मांग रहा है। ये किसान बहुत वक्त से खेती कर रहा है, इसका दिमाग सड़ गया है। ड्रैक्स से सबूत की बात कर रहा है? क्या इसे अपनी औकात नहीं पता? रेल शांत होकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जेल कहाँ है? क्या मैं शाम के खाने तक पहुंच जाऊंगा? ड्रैक्स चिढ़ जाता है, तुम क्या चाल चल रहे हो? रेल कहता है, अगर मैं सलाखों के पीछे रहूंगा तो मुझे ग्रेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जब तुम्हारे बड़े अफसर पूछेंगे तो मुझे यकीन है ड्रैक्स सारा बोझ उठा लेगा। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मैं कोई जासूस नहीं हूं तो वो 375 पाउंड अनाज की कमी क्या तुम्हारी जेब से भरी जाएगी ड्रैक्स? ड्रैक्स घबरा कर कहता है, अपनी किस्मत अच्छी समझो, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, अब जाओ। रायल सोचता है कि एक खूंखार दुश्मन को हराया जा सकता है, लेकिन एक घटिया साजिशकर्ता कभी हार नहीं मानता। ड्रैक्स को सितंबर से पहले निपटाना होगा। रायल घर पहुंचता है। तुम दोनों के लिए ये 2 रजाइयां हैं, जब मुझे वक्त मिलेगा मैं घर ठीक कर दूंगा। मुझे पता है हालात मुश्किल हैं, मुझे दुख है कि तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। सोआ भावुक होकर पूछती है, रेल, क्या तुम हमसे खुश नहीं हो? रेल पूछता है, ये बात कहाँ से आई? सोआ कहती है, हम सब दुनिया की समझ रखते हैं, साफ साफ कहो। अगर तुम वाकई हमें नहीं चाहते या कोई और बात है तो हम चले जाएंगे। हमें बेहोश कर दो और अधिकारियों से कह देना कि हम भाग गए। ज्यादा से ज्यादा हम भगोड़े बन जाएंगे। रियल कहता है, मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। 2 खूबसूरत औरतें मेरी पत्नियां हैं, मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता, लेकिन अभी ग्रेन टैक्स सबसे पहले है। इसके अलावा सच्चे प्यार को हर पल साथ रहने की जरूरत नहीं होती। हमारे पास आगे बहुत वक्त है। सोआ सोचती है, सच्चे प्यार को हर पल साथ रहने की जरूरत नहीं होती। क्या ये वाकई एक मामूली किसान गांव है? नाइट विजन अनलॉक हो गया और इन्वेंट्री स्पेस भी बढ़ सकता है। ये एक बड़ी जीत है। मीठी बातों का भी नतीजा मिलता है। तुम भाग सकते हो, लेकिन छिप नहीं सकते। अल्टीमेट बी स्टेमिंग स्किल जादू की तरह काम करती है। उसे एक ट्रेजर मैप का कोना मिलता है। रायल सोचता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इसे कई टुकड़ों में बांटकर अलग अलग जगहों पर छिपा दिया है। वो उसे याद कर लेता है और फिर टुकड़े को नष्ट कर देता है। तभी एल्डरसन आता है। वो रेल कहता है, मैंने सुना है तुम शिकार कर रहे हो। घर में मांस खाए बहुत वक्त हो गया, सोचा देखूं अगर तुम थोड़ा दे सको। रेल कहता है, कोई बात नहीं। जब एल्डरसन मांगे तो आपको सबसे अच्छा हिस्सा मिलेगा। एल्डरसन कहता है, लेकिन मैं इसे मुफ्त में नहीं ले सकता, बाजार के भाव से मेरा 2 पाउंड तौल दो। रेल पूछता है, एल्डरसन, क्या आप ड्रैक्स नाम के किसी ऑफिसर को जानते हैं? उसने आज शहर में मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। एल्डरसन कहता है, ड्रैक्स? ये नाम सुना हुआ लगता है। वो हंगू काउंटी के मैजिस्ट्रेट वाल्डेस का भतीजा है। वाल्डेस ऊपर से तो ईमानदार बनता है, लेकिन अपनों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन दोनों से पंगा मत लेना। रेल सोचता है कि वाल्डेस और ड्रैक्स चाचा और भतीजा दोनों सरकार के अंदर हैं। सरकारी सपोर्ट वाला एक स्थानीय गुंडा। ये मामला उलझता जा रहा है। ब्रिन, अंदर आ जाओ। रेल कोई पराया नहीं है। मैं और ब्रिन एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हम दोनों फर्स्ट प्रिंस के साथ थे, लेकिन सेकंड प्रिंस ने 10 साल तक इंतजार किया और बेरहमी से सत्ता छीन ली। हमारे पास यहां भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रेल सोचता है कि तो ये कहानी है। यहां तक कि राजा और जनरल भी कभी कभी हार जाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने गलती की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने गलत पक्ष का साथ दिया। सेकंड प्रिंस वाकई बेरहम है। सोआ कहती है, आज रात ब्रिन को अपने साथ रहने दो। अब जब हम तुम्हारी हो चुकी हैं तो सब कुछ असली होना चाहिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं। हम तुम्हें अपराधियों को पनाह देने के खतरे में नहीं डालना चाहते। रेल पूछता है, क्या तुम तैयार हो? ये रास्ता आसान नहीं है। ब्रिन कहती है, जिस मर्द से शादी की है उसी का रास्ता अपनाना होगा, और हमारी जिंदगी अगर रायल ने हमें ना बचाया होता तो बहुत पहले खत्म हो गई होती। रायल कहता है, मैं समझता हूं, फिक्र मत करो, जब तक मैं यहां हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। रेल मांस बेचने शहर गया है। सोहा पूछती है, तो मुझे बताओ
कैसा था? चलो भी बताओ ना। ब्रिन हंसती है। तुम्हें पता है, ये मजाकिया है। मेरी टाइमिंग बहुत खराब थी, वरना मैं भी वहां होती। सुआ चिढ़कर कहती है, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम ऐसी बातें जोर से नहीं कह सकती। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? ब्रिन कहती है, इसमें बड़ी बात क्या है? हमने एक ही मर्द से शादी की है। हम लड़कियों के बीच बंद दरवाजों के पीछे ऐसी बातें तो हो ही सकती हैं। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो कैसा था? सोआ मुस्कुराती है। हाँ, बस इंतजार करो और खुद पता लगा लेना। मुझसे दोबारा मत पूछना। उधर कुछ गुंडे रेल का पीछा कर रहे हैं। एक गुंडा कहता है, इस आदमी ने इतना बड़ा जंगली सूअर मार गिराया, हम शायद उसका मुकाबला ना कर पाएं। दूसरा कहता है, उसकी कदकाठी देखो बॉस, शायद हमें ये छोड़ देना चाहिए। क्या पता उसके पास कोई बैकअप हो। बॉस कहता है, क्या मजाक कर रहे हो? उसकी बस किस्मत अच्छी थी और उसके पास सही औजार थे। अभी वो मांस बेचने बाजार जा रहा है। उसके पास कोई हथियार नहीं होगा। हम उसे रास्ते में चुपचाप दबोच लेंगे। गुंडे रास्ता रोकते हैं। रायल कहता है, तुम मुझे लूटना चाहते हो? एकदम सही वक्त है। चूंकि तुम खुद मुसीबत ढूंढ रहे हो, तो अब मुझ पर रहम की उम्मीद मत करना। बॉस चिल्लाता है, इसे रस्सी से बांधो, सब आगे बढ़ो, इसे पीटो, मांस हमारा है। रायल कहता है, ड्रैक्स, तुम्हें लगता है कि तुम श्वांग विलेज वापस नहीं जा पाओगे? ड्रैक्स कहता है, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हें खत्म करने के 100 तरीके हैं, बिल्कुल साफ और खामोश, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रियल कहता है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारा पाला अब वाले मुझसे पड़ा है, क्योंकि पुराने वाले का जो तुम पर कर्ज होता उसे चुकाने के लिए 10 जिंदगियां भी कम पड़ती। रियल थेरेन के पास पहुंचता है। 100 पाउंड सुअर का मांस। मैं तुम्हें 15,000 सिक्के दूंगा, कैसा रहेगा? थेरॉन कहता है, तुम बहुत दरिया दिल हो। यहाँ मेरी तरफ से शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें 3,000 सिक्के वापस देता हूं। इसे अपनी हैंडलिंग फी समझो। रियल कहता है, बिजनेस करने का यही सही तरीका है। ये बैजर का मांस मुश्किल से मिलता है, इसके लिए मैं तुम्हें 6,000 सिक्के दूंगा। पूरे पैसे रखो। जब सबका फायदा होता है तो पैसा आता रहता है। थेरेन कहता है, शुक्रिया थेरेन। वैसे तुम पहले पुराने अनाज के बारे में पूछ रहे थे, क्या वो ग्रेन टैक्स के लिए है? रेल कहता है, हाँ, 3 लोगों का पेट भरना है, काफी अनाज चाहिए। थेरॉन सलाह देता है, पुराना अनाज आजकल मुश्किल से मिलता है। सरकार ने सप्लाई पर कड़ी पकड़ बना रखी है, लेकिन मुझे एक तरीका पता है। साइड ग्रेन शॉप पर जाओ और मेरा नाम ले लेना, थेरॉन काम हो जाएगा। रेल कहता है, समझ गया, शुक्रिया थेरॉन। बाजार में शोर मचता है। आगे बढ़ो, यहां देखो, सिर्फ 10,000 सिक्के, एक अपने घर ले जाओ। सब बॉन्डेड क्लास से हैं, कोई हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई ग्रेन टैक्स नहीं देना होगा। मौका हाथ से ना जाने दें। सिर्फ 10 सिक्के। इस दौर में ये सब आम बात है। व्यापारी चिल्लाता है, अरे साहब, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हैं? जरा इधर तो देखिए, शायद कोई पसंद आ जाए। सारा दिन बीत गया पर एक भी सेल नहीं हुई। मैं आपको अच्छा डिस्काउंट दूंगा। रेल उसे देखकर सोचता है, क्या मैं इसे ऐसा इंसान लगता हूं जो 10,000 कॉइन्स निकाल कर दे देगा? वेस्पर की अफेक्शन रेटिंग 0 है। पहली ही मुलाकात में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, यहां तक कि कोई शेल्टर रिवॉर्ड भी नहीं मिला। खैर, इसे एक नेक काम ही समझ लेते हैं। रेल पूछता है, इसका कितना लोगे जनाब? व्यापारी खुश होकर कहता है, क्या पसंद है आपकी? इसका नाम वेस्पर है। आज धंधा मंदा है, इसलिए मैं कीमत आधी कर दूंगा, सिर्फ 5,000 कॉइन्स, और ये आपकी हुई। रेल उससे पूछता है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो फिर मेरे साथ चलो। जैसे ही रेल अपनी दरियादिली दिखाते हुए उसे अपने साथ ले जाता है, अचानक उसकी अफेक्शन रेटिंग और गिर जाती है। व्यापारी सौदा पक्का करते हुए कहता है, कैश पहले, माल बाद में। एक बार बिक गया तो बिक गया, कोई रिटर्न नहीं होगा। व्यापारी कहता है, बच्चे, तुझे तो हीरा मिल गया है, तेरी तो लॉटरी लग गई, अब जा यहां से। रायल कहता है, मैं यहां मालिक से मिलने आया हूं, मुझे थेरन ने भेजा है। मालिक पूछता है, कितना माल चाहिए? रायल जवाब देता है, 400। मालिक कहता है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कीमत तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा हो सकती है। 45 कॉइन्स अ पाउंड, यानी 400 के 18,000 कॉइन्स हुए, मतलब 18 टेल्स ऑफ सिल्वर। रेल हैरान होकर कहता है, लेकिन थेरन ने तो 40 कॉइन्स कहा था। मालिक समझाता है, 40 कॉइन्स 3 दिन पहले का भाव था। मेरी गलती है कि मैंने थेरन को लेटेस्ट अपडेट नहीं दिया। पर देखो, तुम थेरन की पहचान से आए हो तो मैं तुम्हें सच बताता हूं। 3 दिन पहले बिंगो आर्मी ने पूरे बिंगो में पुराना अनाज बल्क में खरीदना शुरू कर दिया है। अब पुराना अनाज मिलना मुश्किल है। कुछ लोग नए अनाज में मिलावट कर रहे हैं तो कुछ उसे पूरी तरह नया बताकर बेच रहे हैं, पर मेरी दुकान ईमानदारी की है।
45 कॉइन्स एकदम सही दाम है। रियल मान जाता है। ठीक है, सौदा पक्का, लेकिन आज मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। मैं अभी 200 लेता हूं और बाकी 200 के लिए डिपॉजिट छोड़ देता हूं। 3 दिन बाद आकर बाकी ले जाऊंगा। मालिक राजी हो जाता है। चलेगा। बस 10 टेल्स ऑफ सिल्वर छोड़ जाओ। रेल वेस्पर से कहता है, अब से तुम मेरी हो। सारा गंदा और भारी काम तुम्हें ही करना होगा। चलो मेरे साथ आओ। वेस्पर हैरान है। मैं? रेल कहता है, हाँ तुम। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं खरीदा कि तुम यहां किसी महारानी की तरह बैठी रहो। काम पर लग जाओ। अचानक उसकी अफेक्शन रेटिंग 15 पॉइंट्स और गिर जाती है। वेस्पर चिढ़कर कहती है, तुमने मुझे बांध रखा है। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? रायल उसे देखकर मुस्कुराता है और सोचता है, एक खूबसूरत औरत को संघर्ष करते देखना भी एक नजारा है। इसमें काफी आग है, दिलचस्प है। तभी कोई पूछता है, रायल ये कौन है? रायल जवाब देता है, रास्ते में एक सेल चल रही थी। मुझे शिकार पर जाना था और खाना बनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए इसे खरीद लिया। तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है, वेस्पर। रेल घर वालों से पूछता है, आज गांव में कुछ हुआ क्या? जवाब मिलता है, हाँ कुछ अजीब हुआ था। करीब 10 ऑफिसर्स गांव में आए थे और घर घर जाकर पूछ रहे थे कि क्या 11 साल पहले कोई आदमी 2 छोटी बच्चियों के साथ यहां आया था। रेल सोचता है, 11 साल पुरानी बात खोद रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। इतने समय से वाल्डेज यहां का काउंटी मैजिस्ट्रेट है। क्या वो किसी को ढूंढ रहा है? उसे परेशान देखकर कोई कहता है, रेल तुम्हें क्या लगता है? रेल बात टाल देता है, कुछ नहीं, फिक्र मत करो। क्या तुम कैबिस के साथ ब्रेज रिब्स बना सकती हो? जाओ शुरू करो। वेस्पर पूछती हैं, किचन कहाँ है? रेल बताता है, दरवाजे के बाहर दाहिनी तरफ। रेल के मन में सवाल उठ रहे थे, एक आदमी और 2 छोटी बच्चियां, क्या वे हमें ढूंढ रहे हैं? क्या उन्होंने हमें ढूंढ लिया है? क्या वो आदमी हमारे पिता थे? नहीं, ये नामुमकिन है। तभी भागते हुए कोई आता है। रेल रेल बहुत अनर्थ हो गया है। रेल उसे शांत करता है। सांस लो, शुरू से बताओ क्या हुआ। वो बताता है, एल्डरसन पर पड़ोस के जाओजा विलेज के लोगों ने हमला कर दिया है। वे सब भड़के हुए हैं और तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तुम्हें छिपना होगा। रेल पूछता है, जाओजा वाले मेरे पीछे क्यों आएंगे? वो जवाब देता है, क्या तुम उनके इलाके में शिकार करने गए थे और कोई बोर मार गिराया? शाओया के शिकारी कह रहे हैं कि वे उस बोर का कई दिनों से पीछा कर रहे थे और तुमने उसे बीच में ही मार दिया। रायल बेपरवाही से कहता है, तो क्या हुआ? ये पहाड़ कब से जाओजा विलेज का हो गया? पहाड़ सरकार का है, कोई भी वहां शिकार कर सकता है। वो डरते हुए कहता है, वे रास्ते में ही हैं और सबके सब खूंखार शिकारी हैं। रायल, तुम्हें सच में छिप जाना चाहिए। वे बहुत ज्यादा हैं। रेल कहता है, छिपूं? वे तो मेरे दरवाजे पर आ चुके हैं, अब मैं कहाँ जाऊं? हर चुनौती का अपना एक जवाब होता है। बाहर से आवाज आती है, रेल तुम बिना इजाजत जिया विलेज के शिकारगाह में घुसे, आज तुम्हें जवाब देना होगा। बाहर आओ, वेस्पर तीर तान कर कहती है। वहीं रुक जाओ। एक कदम और आगे बढ़ाया तो ये तीर नहीं देखेगा कि सामने कौन है। शिकारी दंग रह जाते हैं। इस औरत की हिम्मत तो देखो। रायल, एक औरत के पीछे छिप रहे हो, कैसे मर्द हो तुम? रायल गरजता है, पहाड़ सरकार के हैं। ये शाओमा का इलाका कब से बन गया? और मेरा शिकार किए हुए बोर पर तुम्हारा क्या हक है? किस आधार पर मांग रहे हो? शिकारी चिल्लाता है, हमने 7 दिन और 7 रात उस बोर का पीछा किया और तुमने आज उसे चुरा लिया। या तो हरजाना भरो या बोर का मांस हमारे हवाले करो, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। भाइयों आगे बढ़ो। वेस्पर फिर चेतावनी देती है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। एक भी हरकत हुई तो मैं तीर छोड़ दूंगी। शिकारी बौखला जाता है। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? और रेल, क्या तुम अपनी बीवी को काबू नहीं कर सकते? ये तो बहुत बेरहम है। रेल मुस्कुराकर कहता है, मैं उसे क्यों रोकूं? बिल्कुल सही खबर मिली है कि तुमने एल्डरसन पर हमला किया है। एल्डरसन हमारे गांव की शान है। अगर तुमने उन पर हाथ उठाया है तो तुमने पूरे श्वांग विलेज के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। जाओ और एल्डरसन को यहां लेकर आओ, फैसला वही करेंगे। शिकारी घबराकर कहता है, ठीक है ठीक है। तुम आखिर चाहते क्या हो? हम सब पहाड़ी रोग हैं, बस गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? रायल कहता है, तुमने हमारे गांव के मुखिया को मारा है, तो अब तुम एल्डरसन से कायदे से माफी मांगोगे। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो आज का मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा। शिकारी पूछता है, एल्डरसन कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आए? तभी खबर आती है, रेल मुझे माफ करना। एल्डरसन कह रहे हैं कि शाओमा वालों की मार खाने के बाद उन्हें चक्कर आ रहे हैं। उनके पैरों में दर्द है और शरीर हिल नहीं रहा।
वो यहाँ नहीं आ सकते। उनका कहना है कि शायद उन्हें लकवा मार गया है। बकवास। हमने तो एल्डरसन को सिर्फ एक थप्पड़ मारा था। एक थप्पड़ से पैरों में दर्द और लकवा कैसे हो सकता है? दूसरा कहता है, उनकी उम्र भी तो देखो, कमजोर शरीर है। एक झटका लगा और हालत बिगड़ गई। कुछ कह नहीं सकते। रायल मौका देखकर कहता है, उस सूरत में आप सबका यहाँ स्वागत है। जब तक एल्डरसन ठीक नहीं हो जाते आप यहीं इंतजार कीजिए। एक बार उनसे माफी मांग ली, फिर आप जा सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है। शिकारी हार मान लेता है। ठीक है, हम अपनी हार मानते हैं। बताओ इसे कैसे सुलझाना है? हम भरपाई करेंगे। रियल हिसाब लगाता है। कायदे से तुम पिछले 3 सालों से हमारे पिछले पहाड़ पर शिकार कर रहे हो। मैं तुम पर ज्यादा दबाव नहीं डालूंगा। हर साल का 600 पाउंड मांस, यानी कुल 1800 पाउंड। क्या ख्याल है? शिकारी भड़क जाता है। ये मुमकिन नहीं है। रैल, ये मत सोचना कि हम तुमसे डरते हैं। हम ईमानदारी से सौदा करने आए हैं, पर हमारी शराफत का फायदा मत उठाओ। 1800 पाउंड? तुम हमारी जान मांग रहे हो क्या? रैल कहता है, बिल्कुल। वो खुद को समझता क्या है? तो या तो मांस लाओ या यहीं खड़े रहो। मुझे कहीं नहीं जाना। अंदर खाना पीना भी है और गर्म बिस्तर भी। मेरे लिए एक कटोरा पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। शिकारी आपस में फुसफुसाते हैं। ये औरत कहाँ से आई? ऐसी तीरंदाजी, ये तो कुदरती नहीं लगती। दूसरा कहता है, पता नहीं, पर इससे पंगा लेना ठीक नहीं है बॉस। शायद हमें अंदर से आवाज आती है। क्या बाहर सब ठीक है? वहां बहुत लोग हैं। रेल कहता है, जब रेल बाहर है तो गलत क्या हो सकता है? बोर के पैर में अभी भी मेरा तीर गड़ा है। वो अब रोने की हालत में भी नहीं होगा। कोई पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वे बदला लेंगे? रेल जवाब देता है, जब इतने लोग हमारे साथ हैं तो डर कैसा? शिकारियों की मौत तो अक्सर पहाड़ों में ही होती है। अगर वे वापस आए तो जिंदा नहीं बचेंगे। यही नियम है। शिकारी आखिरी दांव खेलता है। 1000 पाउंड, उससे 1 औंस भी ज्यादा नहीं। अगर तुम नहीं माने तो हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। हम डूबेंगे तो तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। रेल मान जाता है। ठीक है, 1000 पाउंड, लेकिन एक शर्त है। अब से श्यावा विलेज का कोई भी शिकारी अगर पिछले पहाड़ में घुसेगा तो उसे पहले श्वांगू विलेज से मंजूरी लेनी होगी और हर बार शिकार का 20% हिस्सा हमारा होगा। ये नए नियम है। शिकारी चिल्लाता है, तुम तो हमारा खून चूस रहे हो। रेल हिसाब देता है, हिसाब लगा लो, बस 150 टेल्स ऑफ सिल्वर दे दो और आज का काम खत्म। कैसा लगा? शिकारी दंग है। 150 टेल्स? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? रेल कहता है, हम एक डेट नोट लिख सकते हैं कि आज से श्यावा विलेज पर श्वांगशू विलेज का 150 टेल्स ऑफ सिल्वर उधार है, जिस पर चुकाने तक 0.3% मंथली इंटरेस्ट लगेगा। शिकारी कहता है, रेल, तुम्हारा प्लान कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। इससे अच्छा तो हमें मार ही दो। मैं उस नोट पर कभी साइन नहीं करूंगा। रेल मुस्कुराता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं उस मर्द की इज्जत करता हूं जो मौत से नहीं डरता। येन, ये लोग हथियारों के साथ मेरे घर में लूटपाट के इरादे से घुसे थे। डैक्शिया एम्पायर के कानून के मुताबिक इसकी क्या सजा है? येन जवाब देता है, हथियारों के साथ हमला और लूट की नीयत, ये एक संगीन जुर्म है। कानून कहता है कि कोड़ों से मार मारकर मौत की सजा दी जाए। शिकारी घबराकर कहता है, मैं समझ गया, हमसे गलती हुई। हम बहुत घमंडी हो गए थे। हम रेल के नुकसान की भरपाई करेंगे। मैं 10 टेल्स ऑफ सिल्वर देने को तैयार हूं। हमसे बड़ी भूल हो गई। रेयल सोचता है, जॉर्जा विलेज की हालत तो काफी अच्छी लग रही है। बूर खुद अपने पास 10 टेल्स ऑफ सिल्वर लेकर घूम रहा है। ये शिकारी मामूली लोग नहीं हैं। रेयल कहता है, ठीक है, 10 टेल्स ही सही, तुम जा सकते हो। समझो हमारे बीच का मामला सुलझ गया। रुको लेनी, ये एल्डरसन को दे देना। उनसे कहना कि ये बूरे की तरफ से हर जाना है और वो आराम करें। तुम आज दिन भर बहुत दौड़ी हो, इसमें से कुछ पैसे तुम रख लो। तुम्हारे परिवार के लिए मुश्किल समय है। घर में बूढ़ी माँ भी है। इसे बाजार ले जाना और कुछ अनाज खरीद लेना। कम से कम ये साल तो कट जाएगा। लेनी हिचकिचाती है, मैं ये नहीं ले सकती। मैंने तो बस संदेश पहुंचाया था, ये तो कोई भी कर देता। मैं इतने पैसे नहीं ले सकती। रायल समझाता है, गांव में कोई और मुझे खबर देने को तैयार नहीं था। तुमने एक एक सिक्का अपनी मेहनत से कमाया है। तुम भी जानती हो और मैं भी कि शाओ विलेज बहुत ताकतवर है। गांव वालों का डरना लाजमी है, पर सिर्फ डर ही उन्हें दूर नहीं रख रहा। यकीन मानो, मुसीबत तो अभी बस शुरू हुई है। लेनी पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि शाओ वाले वापस आएंगे? अच्छा, ये एक टेल वापस रख लो। रियल वेस्पर से कहता है, वेस्पर, किचन में जाओ और उस सुअर का सिर काटकर इसे दे दो। इसे घर ले जाकर उबाल लेना।
इसके दिमाग के लिए अच्छा होगा। एल्डरसन को खबर मिलती है। मुखिया जी, आपको पता नहीं आज क्या हुआ? आपको नहीं लगता कि रेयल ने बहुत आसानी से हार मान ली? बूरे ने 10 टेल्स ऑफर किए और रेयल ने ले लिए। अगर वो चाहता तो 20 भी ले सकता था। एल्डरसन डांटते हैं, बकवास मत करो, तुम्हें समझ नहीं आता, वो पैसा तुम बहुत ज्यादा नहीं ले सकते। 10 टेल्स भी लोगों को जलाने के लिए काफी हैं। अगर वो 150 टेल्स लेकर निकलता तो रेल का इस गांव में टिकना मुश्किल हो जाता। लोग इंसान से नहीं, उसकी दौलत से जलते हैं। वो पूछता है, तो क्या राइल का नुकसान नहीं हुआ? एल्डरसन हंसते हैं, तुम्हें सच में वो सुअर का दिमाग खा लेना चाहिए। उस बच्चे ने बहुत होशियारी दिखाई। उसने पैसे भी लिए, अपनी इज्जत भी बचाई और अपनी दरिया दिली की साख भी जमा ली, ताकि गांव वाले उससे जल ना सकें। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, वाकई बहुत उज्जवल है। तभी आंटी लू आती हैं। रेल, घर पर हो? चाची तुम्हें देखने आई है। रायल कहता है, अरे चाची, काफी देर हो गई है, आप यहाँ कैसे? वो कहती है, देखो तो तुमने कितना बड़ा बोर मारा है। श्वाम विलेज में सालों से ऐसा शिकारी नहीं देखा गया। मैं तो हमेशा कहती थी, रायल जब बड़ा होगा तो कुछ बड़ा करेगा। देखा, चाची सही थी ना? रेल तंज कसता है। चाची, क्या आपको यकीन है? जहां तक मुझे याद है, आपने कहा था कि मैं पढ़ाई में फिसड्डी हूं, लड़ने में बेकार हूं और कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा। शायद सारी जिंदगी एक मामूली किसान बनकर ही रह जाऊंगा। चाची बात पलटती है, नहीं नहीं, ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकती रेल। मुझे तो हमेशा से तुम पर भरोसा था। वो बातें तो दूसरे लोग कर रहे थे, मैं नहीं। वैसे चाची, लू के पास साल भर के राशन के लिए अनाज नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि क्या हम तुमसे थोड़ा मान सुधार ले सकते हैं, अगली फसल पर लौटा देंगे। रेल साफ मना कर देता है। चाची लू, मुझे डर है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। आप मेरे घर के हालात जानती हैं, 3 पेट भरने हैं। हमारे पास किसी और को देने के लिए फालतू मांस नहीं है। बेहतर होगा आप कोई और रास्ता ढूंढ लें। चाची लू चिढ़कर कहती है, तुम्हारे घर की ये 2 औरतें तो किसी काम की नहीं है, इन्हें रखने का क्या फायदा? मेरी मानो तो अनाज की बर्बादी है। इन दोनों को तलाक दे दो। मेरी बेटी शुआ याद है? वो है असली किसान की बहू, बहुत मेहनती है और मैं दहेज भी ज्यादा नहीं मांगूंगी। तभी वेस्पर तीर चलाती है और चाची फिसल जाती हैं। रेल कहता है, ओह बुरा हुआ चाची लू, तो फिसल गई। वेस्पर गुस्से में कहती है, मैं पूरी तरह बेकार नहीं हूं, मुझे तीर चलाना आता है। हालांकि मेरा निशाना थोड़ा कच्चा है। तो अगर आप यहां खड़े होकर बकवास करती रहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मेरा अगला तीर कहां लगेगा। रेल सोचता है, ये लड़की तो जल रही है, दिलचस्प है। चाची चिल्लाती है, कैसी बदतमीज औरत है, बिल्कुल जंगली बिल्ली। रेल, क्या तुम इसे काबू नहीं करोगे? हम एक ही खानदान के हैं और तुम्हारी औरत अपने बड़ों से ऐसा बर्ताव कर रही है। ये तो घोर अपमान है। ये तो तलाक के 7 आधारों में से एक है। तुम इसे अभी के अभी निकाल सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं इसकी शिकायत अधिकारियों से करूंगी। राइल ठंडे दिमाग से कहता है, चाची लू, मुझे वाकई दुख है। हमारे पास खुद के खाने के लिए अनाज नहीं है। मैं तो वैसे ही अपनी नींद खो चुका हूं। जहां तक मेरी बीवी की बात है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे तेज तर्रार औरतें ही पसंद है। चाची लू, अब आप जा सकती हैं। इधर स्कैब आता है। रेल, तुम यहां हो रे, अब से मुझे अपने साथ रखो। आज से तुम जो कहोगे वही होगा। जिसे कहोगे उसे मारूंगा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा। रायल पूछता है, स्कैब, तुम मेरे पीछे आना चाहते हो? डर नहीं लगता कि मैं फिर से तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा? स्कैब कहता है, पहले मैं अंधा था, पहचान नहीं पाया कि पाला किससे पड़ा है। एक असली ड्रैगन की तौहीन कर दी। बस एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूं कि आग हो या सैलाब, मैं तुम्हारा सबसे वफादार चेला बनकर रहूंगा। जो कहोगे वो करूंगा। रेल कहता है, आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम अनाज का इंतजाम कर सकते हो? जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा। स्कैब बताता है, अनाज होंगो काउंटी के अंदर एक ब्लैक मार्केट है। वहां दाम खुले बाजार से कम होते हैं और कोई नहीं पूछता कि माल कहां से आया। ये बाजार नया है, पर अफवाह है कि खुद काउंटी मैजिस्ट्रेट का हाथ इसके पीछे है। सरकार दिखावे के लिए मुंह फेर लेती है, पर अंदर ही अंदर इसे सुरक्षा देती है। घर जाओ और तैयारी करो। 2 दिनों में मेरे साथ काउंटी टाउन चलना। मुझे अनाज खरीदना है और साथ ही उस ब्लैक मार्केट की जासूसी भी करनी है। उसका साथी जवाब देता है, जी हुजूर। रेल मन ही मन सोचता है, रेल, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे रास्ते का हर पत्थर हटा दूंगा। तभी वो एक बदमाश को डांटते हुए कहता है, तुझे तो मैं पीट पीट कर मार डालूंगा, बेगैरत चूहे कहीं के। गांव में रोज हंगामा करना क्या कम था, जो अब रेल के दरवाजे पर भी आ गया? कोई शर्म है या नहीं?
निकल यहां से। वो आदमी गिड़गिड़ाता है, मारना बंद करो, रुक जाओ चाचा, कसम से मैं यहां कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आया हूं। मैं अब से रेल के साथ काम करूंगा। उसने हाँ कह दी है, अब मैं उसका आदमी हूं। रेल बीच में आकर कहता है, हाँ ये सही कह रहा है, इसने कोई गड़बड़ नहीं की, मैंने ही इसकी मदद ली है। गांव का बड़ा रेल से कहता है, रेल, तुम्हें पहाड़ों में शिकार करते देख दंग रह गया। अगर तुम में ऐसा हुनर था तो पहले क्यों नहीं बताया? सब तुम्हारी फिक्र में दुबले हो रहे थे। रेल जवाब देता है, सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ये कर पाऊंगा। बस किस्मत आजमाने ऊपर चला गया और काम बन गया। बड़ा सुझाव देता है। तो मैंने सोचा है रेल, जब तुम्हारे पास ये स्किल है तो गांव में एक हंटिंग टीम क्यों नहीं बना लेते? ऑफ सीजन के दौरान गांव वालों को भी पहाड़ पर ले जाया करो। इससे लोगों की कमाई का जरिया बन जाएगा। और वैसे भी तुमने शावा विलेज के लोगों से दुश्मनी मोल ली है। अकेले ऊपर जाना सेफ नहीं है। अगर गांव वाले साथ होंगे तो मुसीबत के वक्त हम कम नहीं पड़ेंगे। आखिर एकता में ही शक्ति है। रेल सोचता है, बड़े साहब, मैं जानता हूं कि आप गांव का भला चाहते हैं, लेकिन आप ये सब अकेले मुझ पर नहीं थोप सकते। शिकार करना खतरनाक है, कोई खेल नहीं, लेकिन मैं इस गांव को एक मौका जरूर देना चाहता हूं। श्वांगू विलेज के लोग बहुत तकलीफ में हैं। ये बूढ़ा आदमी जानता है कि मुझे कैसे मनाना है। ठीक है, अगर मैं थोड़ी मदद कर सका तो जरूर करूंगा। रेल कहता है, ठीक है, एक कोशिश करते हैं, लेकिन मैं पहले ही साफ कर दूं, अगर कोई मेरा साथ नहीं दे पाया तो मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा। बड़ा खुश होकर कहता है, बहुत अच्छे रेल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने गांव पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम्हें जो भी चाहिए बस एक बार कह देना। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं मना नहीं करूंगा। रेल अपनी शर्त रखता है, मैं अपना घर बड़ा करने की सोच रहा हूं। क्या आप पता कर सकते हैं कि इस जमीन के लैंड डीड को हासिल करने में कितना खर्च आएगा? अभी नहीं, जब मैं काफी पैसे जमा कर लूं तब। बड़ा कहता है, ये तो आसान है। मैं विलेज रजिस्ट्रार और लैंड ब्रोकर से बात करूंगा, लेकिन वो जमीन सस्ती नहीं मिलेगी। क्या तुम्हारे पास सच में इतने पैसे हैं? बेफिक्री से कहता है, मैं देख लूंगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। रेल कहता है, हो गया, अब ये मुझ पर छोड़ दीजिए। जेड, क्या तुम जरा बाहर जाओगी? मुझे मामा वैंग से अकेले में कुछ बात करनी है। जरूर, मैं दरवाजे पर पहरा देती हूँ। रेल, मुझे माफ कर देना, मेरा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये सर्दी काट पाऊंगी। मैं तुम दोनों पर सिर्फ एक बोझ बनकर रह गई हूं। रेल कहता है, मामा वैंग, ऐसा मत कहिए, मुझे एक सवाल पूछना है, समझ नहीं आ रहा कि पूछूं या नहीं। रेल उन्हें गौर से देखता है और सोचता है, ये दिखने में तो आमतौर पर खूबसूरत नहीं लगती। चेहरे पर दाग धब्बे हैं, लेकिन बैठने का तरीका, चाल ढाल और आवाज सब एक औरत से मेल खाते हैं। फिर भी कुछ चीजें अजीब लग रही हैं। ममा वांग कहती हैं, रेल, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जो भी पूछना है बेझिझक पूछो। हम दो औरतें अकेली हैं, हमें औपचारिकता की जरूरत नहीं। रेल सीधा मुद्दे पर आता है, मैंने सुना है कि सरकारी अफसर गांव में किसी की तलाश में आए थे। एक आदमी जो दो औरतों के साथ सफर कर रहा है, और ये बात 10 साल पुरानी है अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वो लोग तुम्हें और जेठ को ही ढूंढ रहे हैं। मामा वांग चौंक कर कहती है, ये कैसे मुमकिन है? कोई भी बात मेल नहीं खाती। रेल कहता है, हाँ, बहुत सी बातें अलग हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने सारे रिश्ते तोड़ दिए और अपनी पहचान और रूप बदल लिया। जेठ की एक जुड़वा बहन होनी चाहिए, है ना? और तुम कोई औरत नहीं हो, तुम एक मर्द हो, या यूं कहें कि एक यूनिक हो। और पकड़े जाने के डर से तुमने औरत का भेष बनाया और 11 सालों तक इन गहरे पहाड़ों में छिपे रहे। मामा वांग घबरा जाती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम कौन हो? आखिर तुम असल में हो कौन? रेल मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है मेरा अंदाजा सही था। तुम सच में एक यूनिक हो? तुम क्या चाहते हो? क्या तुम हमारी शिकायत कर दोगे? रेल समझाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ बातें मुझे तब तक परेशान करती हैं जब तक मैं उनकी तह तक न पहुंच जाऊं। मामा वांग पूछती है, क्या उसे पता है? रेल कहता है, उसे कुछ नहीं पता, प्लीज उसे मत बताना। मामा वांग गिड़गिड़ाती है, रेल, मुझे माफ कर दो, हम तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहते थे। अगर जिंदगी इतनी दूभर ना होती तो कौन अपना सब कुछ छोड़कर इस तरह रहने का फैसला करता? हम सब बस अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, बस हमें जीने दो। रेल कहता है, बस जीते रहो, मौत ढूंढने की जरूरत नहीं है। मामा वांग पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं मरना चाहती हूं? रेल कहता है, पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम कमजोर थी, हाँ, लेकिन वो बस एक मामूली जुकाम था। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और अब तुम्हारे होंठ नीले पड़ रहे हैं, तुम्हारी उंगलियों के पोर काले हो गए हैं। ये किसी स्लो एक्टिंग पॉइजन जैसा लग रहा है।
बेल के आने से शायद तुम्हारा डर बढ़ गया, फिर कल काउंटी ऑफिसर्स आ गए, लेकिन अभी हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? तो इस वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 20 लाइक। अगर इस वीडियो में 20 लाइक आ जाता है तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी ले आऊँगा। तो गुड बाय और आप लोगों को